आज थोड़ा हम चाह रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी वैसे तो ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस हम और करवा देते हैं आपको। ठीक है ना? और अगले क्लास में आप प्रॉब्लम्स इनके करके आओ ताकि हम लोग आगे डिस्कस कर सके। बहुत बड़ा चैप्टर था ये। देखो आओ थोड़ा और प्रैक्टिस करवा देते हैं। जैसे ये एक रिंग है जो इस रॉड के अलोंग मूव कर सकता है। ठीक है। और हमने क्या किया है, एक स्प्रिंग को इससे जोड़ दिया है। और इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है। दिस एंगल इज 37 डिग्री। रिंग का मास है m। और रिंग का जो स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो है L0। नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L0। तो अभी यहाँ पे रिंग को पकड़ा हुआ है और रिंग को हमने यहाँ से छोड़ दिया, तो रिंग जो है भागेगा किसी एक साइड को। तो जो लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट स्पीड ऑफ द रिंग calculate speed of the ring when ring acquires its natural length। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ को एक्वायर कर लेगा उस समय रिंग की वेलोसिटी कितनी रही होगी, जरा फाइंड आउट कीजिए। आज केवल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे हम। बताओ। कह रहा है रिंग जब स्प्रिंग जब अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर कर लेगा उस समय रिंग की स्पीड कितनी रही होगी, जरा फाइंड आउट करें अच्छे से। फटाफट ट्राई करो।
ट्राई करो बेटा फटाफट। कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आज बस रिवाइज करने के लिए कर रहा हूँ ये। नहीं आया। और मैं समझाता हूँ देखो। पहले मुझे एक बात बताओ। जो स्प्रिंग अभी आपको दिख रहा है, ये स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? अरे रिस्पॉन्ड करो। जो स्प्रिंग अभी आपको दिख रहा है, इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? जब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट है, एल नॉट डायग्राम में दिख रहा है, आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि स्प्रिंग अभी इलोंगेटेड है या कंप्रेस्ड है? बताओ। नहीं मालूम चल रहा है ये इलोंगेटेड कंप्रेस्ड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आ जाओ। तो जो स्प्रिंग अभी दिख रहा है ना, उसका लेंथ निकाल लेते हैं। तो एक्स मान लो। तो साफ दिखाई पड़ रहा है, ये अगर एक्स है और ये 37 है, तो ये जो पूरी लेंथ होगी, ये होगी एक्स कॉस 37। और ये एल नॉट के इक्वल है। यानी ये आ गया 4/5 इज इक्वल टू एल नॉट। तो एक्स की वैल्यू आ गई 5 L0/4। और स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है एल नॉट। तो क्या दिखाई पड़ रहा है कि स्प्रिंग अभी लॉन्गेटेड है या कंप्रेस्ड है? अरे स्प्रिंग का लेंथ अभी है 5 L0/4, उसका नेचुरल लेंथ है एल नॉट। तो इलॉन्गेशन है या कंप्रेशन? इलॉन्गेशन कितने अमाउंट का? डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा 5 L0/4 माइनस एल नॉट। यानी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन L0/4 का है। और समझ में आ रहा है कि नेचुरल लेंथ तब आएगा जब रिंग यहां से यहां आएगा। तो यहाँ की वेलोसिटी अगर हम v मान ले, क्योंकि यहीं पे इसका स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ आएगा। अब यहाँ से यहाँ डाल दो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। फाइनल लिखेंगे तो लिखेंगे हाफ एम वी का स्क्वायर इनिशियली जीरो। जीपी का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि दोनों हमेशा एक ही लेवल पे है। तो ईपी लिखते हैं। जब यहाँ आ जाएगा तो स्प्रिंग में कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे है, इलोंगेशन है L0/4, तो एनर्जी स्टोर रही होगी हाफ के L0/4 का होल स्क्वायर। और कुछ है नहीं, तो आप देख सकते हो v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हाफ आप काट दो, और L0/4 √k/m आ जाएगा। यानी जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ एक्वायर करेगा, उस समय आप देखोगे कि रिंग की वेलोसिटी इतनी नहीं होगी। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? बताओ। थोड़ा सा अप्लाई करो। तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए आज हम लगा रहे, वरना हम तो नया चैप्टर शुरू कर दे।
चलो एक क्वेश्चन और दे रहे, करके दिखाओ। देखो, एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच कर दिया है और उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दिया है। यहाँ पे स्प्रिंग एकदम नेचुरल लेंथ में है, मतलब ना कोई इलॉन्गेशन ना कोई कंप्रेशन। ए पार्ट में फाइंड करेंगे वी मैक्स फॉर द ब्लॉक। सेकेंड पॉइंट, एक्स मैक्स इन द स्प्रिंग। और तीसरा, ए मैक्स ऑफ द ब्लॉक। चलो बताओ जरा, ट्राई करें। 3 क्वेश्चन है ये। सामू एक बात बता, क्या ये स्टेटमेंट मैंने तुझे क्लास में बोला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके एफ एल तक कुछ भी हो सकती है, जहाँ एफ एल की वैल्यू म्यू एस इंटू एन होती है। और उस म्यू एस इंटू एन को ही हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सही है। इट कैन एडजस्ट द वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू लिमिट कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, सही कह रहा है ये स्टेटमेंट, तो दोनों ही सही है। अब बात आता है कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, क्योंकि उसकी वैल्यू, हाँ तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, दिक्कत क्या है इसमें। आंसर ए आ जाना चाहिए इसका मतलब। आंसर बी है। बी में क्या कह रहा है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कह रहा है कि, हाँ तेजस, हाँ आगे ट्राई करते जाओ, देख रहा हूँ मैं। तो क्या होता है ना, जो रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी तो रहता ही है, लेकिन आना चाहिए, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता तो है। देखो इसमें ना हम लोग ऐसे सोचते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इस बात को जस्टिफाई कौन करता है? तो इस बात को जस्टिफाई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स इसलिए है कि इसकी वैल्यू अब सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यू को ये बदल लेता है। इसकी वैल्यू 0 से लेके एफ एल तक कुछ भी हो सकती है। तो
ये है, अब देखते हैं कि ये बात लिखा हुआ है या नहीं एक्सप्लेनेशन में। है तो ठीक है, वरना गलत है। पूछने का तरीका यही होता है। आप क्या है कि ना दोनों स्टेटमेंट को मत पढ़ा करो, पहले स्टेटमेंट वन पढ़ो और सोचो स्टेटमेंट वन होने का रीजन क्या है, फिर आप स्टेटमेंट टू को देखो, क्योंकि दोनों को पढ़ने के बाद लगेगा कि सबका एक्सप्लेनेशन वही है। यही तो लगता होगा तुझे भी। तो पहले आप स्टेटमेंट टू को पढ़े ही नहीं, स्टेटमेंट वन को पढ़े और फिर उसके अकॉर्डिंगली आंसर सोचो। चलो फटाफट जरा ये क्वेश्चन ट्राई करो, और कोई है तो भेज दे। किसी का और कोई डाउट वाउट है तो भेज दो। हाँ भेज दे भेज दे, जितने हैं भेज दे। बाकी इसको ट्राई कर लो, फिर हम एक एक करके डाउट डिस्कस करते हैं, अगर है तो भेज दो। तेजस आगे बढ़, और भी चीज़ों को कैलकुलेट कर। Vmax तो ठीक है, वैसे समझ में आ गया Vmax। एक्स मैक्स निकाल तेजस, ए मैक्स निकाल। जितने हैं भेज दे, सब अभी डिस्कस कर देता हूँ एक एक करके। चलो पहले ये वाला पूरा कराता हूँ, देखो। एक बात समझ में आ रहा है कि जब ये ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे, एक सिचुएशन ये वाला आएगा जहां पे अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मैंने ये लेंथ को डेल्टा एक्स माना है, मतलब इस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और आपको पता है कि जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है वहाँ ए नेट जीरो होता है, मतलब वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो एक बात तो पता चल गया कि जब एफ की वैल्यू के डेल्टा एक्स के इक्वल होगी, यानी डेल्टा एक्स की वैल्यू जब एफ बाई के इक्वल होगी,
तब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। मतलब समझ में आ गया कि जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता है उस समय इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है? तो यहां से यहाँ डाल देंगे एनर्जी बैलेंस का इक्वेशन, तो क्या आएगा देखो। फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। ईपी का कोई काम है नहीं, ईपी का है तो हाफ के एफ बाई के का होल स्क्वायर माइनस जीरो। और तो कुछ है नहीं। तो सॉल्व जब करोगे तो आ जाएगा फाइनल माइनस जीरो। तो राइट हैंड साइड में एक और टर्म भी तो आएगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क भी आएगा तो एफ, और ये कितना दूर चला है तो डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है एफ बाई के। तो आप देखोगे आंसर आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई टू के। हाफ हाफ उड़ा दो, और v की वैल्यू आगे देख लो एफ बाई अंडर रूट ऑफ एम के। ये तो आ गया कि बॉडी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। चलो, अब कह रहा है एक्स मैक्स बताओ। मुझे एक बात बताओ, जब ये बॉडी यहां से यहां आया है तो लगातार एक्सेलरेट होके आया होगा। यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो हो गया, और आप कह रहे हो कि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो बॉडी यहाँ रुकेगा कि और आगे बढ़ेगा? और बॉडी तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। मैंने मान लिया है कि उस समय स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा एक्स, जो हमको निकालना है। अब एनर्जी कंजर्वेशन डाल देते हैं सीधा यहाँ से यहाँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। जीपी का चक्कर है नहीं, बाद में ईपी आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल जीरो। और इस प्रोसेस में एफ ने वर्क परफॉर्म किया होगा एफ एक्स। एक्स एक्स काट दीजिए, एफ की वैल्यू आ गई टू एफ बाई के। अब कह रहा है ए मैक्स बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्सेशन जीरो है। तो नेट एक्सेशन मैक्सिमम दो जगह पे होगा, एक तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो बॉडी पे नेट फोर्स लग रहा है एफ, स्प्रिंग फोर्स है नहीं, 5 से डिवाइड कर दिया तो यही आ गया इसका ए मैक्स। वैसे जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या होगा देखो। यहाँ इलॉन्गेशन हो चुका है टू एफ बाई के। तो स्प्रिंग फोर्स निकालोगे तो आएगा के इंटू टू एफ बाई के, मतलब टू एफ। और एक फोर्स लग रहा है इधर एफ। समझ में आ रहा है कि दोनों का नेट आएगा इधर, वो भी एफ, और मास है एम, तो आ जाएगा एफ बाई एम। तो आप देख सकते हो ए मैक्स की वैल्यू आ रही है एफ बाई एम, और वो भी मिल रहा है कहाँ पे, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। क्या? हाँ जी। चलो अब एक एक करके इससे कुछ डाउट से सामू के वो ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आप देख लो, ग्रुप में सेंड कर रखा है। कह रहा है एक बॉल ऑफ मास एम का है, स्मूथ रिजिड वॉल को भी स्पीड से आके टक्कर मारा 30 के एंगल पे, सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया, स्पीड में बदलाव नहीं आया। देख इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, हम पढ़ाएंगे इसको अगले चैप्टर में। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुन ले। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स टाइम, this time is called reaction time, and this is equal to
चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब ये क्या है ध्यान से समझो। जैसे ये इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। अगले चैप्टर में बढ़ाते हैं, अब यहीं देख लो, थोड़ा समझा देते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि कोई बॉल आपके हाथ पे रख दे, एक बॉल आए और आपके हाथ पे रख दे, तो बॉल आपके हाथ में जो फोर्स लगाएगा वो उस बॉल के वेट के बराबर होगा। लेकिन जब उस बॉल को कोई आपको फेंक के मारे हाथ पे, तो आप रियलाइज करते हो कि हाथ पे जो फोर्स लगता है वो उसके वेट से काफी ज्यादा होता है। रीजन ये है कि जब बॉल किसी ने आपको फेंक के मारा है तो बॉल और बॉडी का कांटेक्ट बहुत कम टाइम तक रहा, उस समय जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इम्पल्सिव फोर्स। ऐसे फोर्सेस जो बहुत कम टाइम के लिए डेवलप होते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। जैसे आपने बॉल पकड़ा, बॉल को छोड़ दिया, बॉल गया ग्राउंड के साथ टकराया और फिर बाउंस बैक करके आया, तो बॉल और ग्राउंड का जितने समय तक कांटेक्ट रहा, दिस टाइम इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। ये आप निकाल नहीं सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो रबर का बॉल होगा तो ज्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा, स्टील का बॉल होगा तो कम टाइम तक कांटेक्ट में होगा। तो ये आपको दिया रहेगा, तो लोग क्या करते हैं ना कि वो कहता है कि इम्पल्सिव फोर्स कहाँ से लाए, टाइम कहाँ से लाए। उससे अच्छा है कि इम्पल्स निकालना है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो कह रहा है उस पे आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल ऐसे आता है, नॉट स्पीड से एम मास का है, और इसको मारता है टक्कर। ये एंगल है 30 डिग्री, और टक्कर मारने के बाद उसी एंगल पे उसी स्पीड से चला जाता है। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ऐसा दे दिया। तो अगर आपको इम्पल्स निकालना है, क्योंकि इम्पल्स, दीवार ने बॉल पे इम्पल्स लगाया तभी तो बॉल के मोमेंटम में ड्रास्टिक चेंज आया। बॉल जा रहा था इधर, जाने लगा उधर, इसका मतलब बॉल, दीवार ने बॉल के ऊपर एक खतरनाक इम्पल्स लगाया होगा। और जो भी इम्पल्स आएगा वो बॉल के चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। बॉल का लीनियर मोमेंटम का चेंज निकालना है तो लिख लेते हैं, देखो ये वाला हो जाएगा एम नॉट कॉस 30, ये आ जाएगा एम वी नॉट साइन 30, ये आएगा एम वी नॉट कॉस 30, ये आएगा एम वी नॉट साइन 30। मुझे एक बात बताओ, जब चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो फाइनल है ये वाला और ये वाला, इनिशियल है ये वाला और ये वाला। तो मुझे एक बात बताओ, जब चेंज लोगे तो ये वाला और ये वाला कटेगा या बचेगा? जब चेंज लोगे मोमेंटम का तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है एम वी नॉट बाई 2 और एम वी नॉट साइन थीटा, ये लोग कटेगा या बचेगा? बोलो सार्थक जी। मीनाक्षी जल्दी बोल, अनुष्का जल्दी बोल। अरे कटेगा, हाँ कट जाएगा ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो कट जाएगा। लेकिन ये वाले जो दो कंपोनेंट्स हैं, ये वाला और ये वाला, दो की दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ऐड करना रहता है तो ये लोग कट जाते हैं, लेकिन आपको तो सब्ट्रैक्ट करना है तो उल्टा ये दोनों जुड़ जाएगा। और जुड़ जाएगा तो आंसर कितना हो गया देखो, आंसर हो गया 2mv0 cos 30। यानी आंसर आ गया 2mv0, और cos 30 की जगह डाल दिए √3/2। आंसर ये आ गया।
तो जितना चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा उतना ही इंपल्स हो जाएगा। देख तो अब आंसर क्या है उस क्वेश्चन का। थोड़ा सा एक बात देख लेना, एंगल जो है ना मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है, उसने जो एंगल लिया है वो दीवार के साथ लिया है। मतलब जहां मैंने 30 लिखा है रियलिटी में वहां क्या आएगा, 60। तो आंसर हो जाएगा 2 mv0 cos 60। और 2 mv0 cos 60 कितना होगा बताओ। बोलो। अरे 2 mv cos 60 निकालोगे तो mv तो आ जाएगा। तो आंसर हो गया mv। तो बोल क्लियर है क्या। गलत हो गया, क्यों गलत की। तो दूसरा समझाता हूँ, आ जाओ। कह रहे द वैल्यू थीटा फॉर विच टेंशन इन द स्ट्रिंग पी क्यू इज मिनिमम। पी क्यू पे टेंशन को मिनिमम करना है ना, ठीक है चलो। और डायग्राम बनाते हैं पहले एक बार। डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। तो डायग्राम जो कह रहे हैं ऐसा है ना, ठीक है। ऐसा, 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 ऐसा। ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है कि इस थीटा की वैल्यू कितनी एडजस्ट कर दें कि पी क्यू रस्सी का टेंशन मिनिमम हो जाए। ये अपना पी है, ये अपना क्यू है, ये कोई वेट रहा होगा। और ये एंगल हमको दे दिया है 30 डिग्री। देखो जो हम करते थे हम करेंगे अभी भी वही, कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ का टेंशन समझ में आ रहा है कि यहाँ का जो टेंशन आएगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा, इसका नाम टी कर देते। और यहाँ के टेंशन का नाम T1 कर देते हैं, और यहाँ के टेंशन का नाम T2, और जॉइंट की एबिलिटी बना लेते हैं। आओ जॉइंट की एबिलिटी देखते हैं। नीचे आएगा टी, इधर आएगा T2, और ये वाला एंगल चूंकि 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा। तो T2 का इधर वाला कंपोनेंट आएगा T2 cos 30, मतलब T2 √3/2। और इधर वाला आ जाएगा T2/2। साथ में T1 को भी देखना पड़ेगा। तो T1 इधर है, और T1 का ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो हम इधर लिख देंगे T1 cos 30, और ये वाला T1 sin 30। अभी तक तो हम लोग जो करते आए वही करा है हमने। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये दोनों का सम टी के इक्वल होगा। आओ लिखते हैं पहले। T1 sin 30 इज इक्वल टू T2 √3/2, एंड T2/2 प्लस T1 cos 30 इज इक्वल टू टी। और टी हमारा डब्ल्यू के इक्वल है, तो डब्ल्यू कर देते हैं सीधा। अपने को T1 को मिनिमाइज करना है, तो हमारा टारगेट होगा कि पहले T2 को हटाया जाए और T1 को लाया जाए। तो T2 की वैल्यू यहाँ से लाके हम यहाँ पुट कर देते हैं क्या, या T2/2 की वैल्यू को सीधा लाके पुट कर देते हैं।
क्या आ जाएगा, T1 साइन थीटा बाई 2 प्लस T1 कॉस थीटा इज इक्वल टू W। हाँ, मैं ये फॉर्मेट देख के कुछ समझ में आया क्या? पहला हिंट यही मिलता है। अगर आपको ध्यान नहीं आया कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे देखो, T1 हम ले रहे हैं कॉमन, तो हम लिखने जा रहे हैं साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2W। इस फॉर्मेट को पहचानते हो क्या? अरे याद करो, मैथमेटिकल टूल में पढ़ाते थे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। कुछ याद आया क्या? हाँ, बोले थे ना कि दोनों का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का है। तो आप देखो, ये 2 है और ये 1 है, तो आ गया √5। तो हम क्या कर रहे हैं, √5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 1/√5 से इधर ऐसा कर दे रहे हैं। तो याद करो, मैंने एक बात बताया था, साइन है, इसको अगर हम मान ले कॉस अल्फा, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी T1 इंटू √5 इज इक्वल टू 2W डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस अल्फा। साफ दिखाई पड़ रहा है कि T1 को अगर मिनिमाइज करना है तो साइन थीटा प्लस अल्फा को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, और ये जब मैक्सिमम होगा तो T1 अपने आप ही मिनिमम हो जाएगा। तो T1 की मिनिमम वैल्यू अगर हमको निकालना होता तो हम कहते हैं आंसर होगा 2W/√5। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है, वो अपने से पूछ रहा है कि ऐसा कब होगा, किस थीटा के लिए होगा। थीटा ही पूछा है सर। हाँ, थीटा ही पूछा है, तो देखो, इसका मतलब ऐसा तब होगा व्हेन साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सॉरी, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 - थीटा। ध्यान से सुनना, साइन अल्फा है 2/√5, कॉस अल्फा है 1/√5, तो टैन अल्फा आ जाएगा अपना 2। हम दोनों तरफ टैन लगाने जा रहे हैं, तो लिखेंगे टैन अल्फा इज टैन 90 - थीटा इज बेसिकली कॉट थीटा, और टैन अल्फा आपको पता है 2 के इक्वल है, यानी कि कॉट अल्फा, टैन अल्फा 2 है तो कॉट थीटा इतना आ गया, तो टैन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। अभी अच्छा एंगल तो है नहीं? हाँ, अच्छा एंगल तो है नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? एक बार चेक कर लो फिर से। अच्छा आंसर तो कोई नहीं आ रहा है इसमें। तो T1, एक बार एफबीडी पे फोकस कर लेते हैं, तो T1 कॉस थीटा ठीक है, T1 साइन थीटा ठीक है। T2 में हमने किया है तो T2 कॉस 30 और T2 साइन 30, ये हमने कर दिया, और हम बोले इन दोनों का सम जो आएगा वो इसके इक्वल होगा और ये दोनों इंडिविजुअली आपस में इक्वल होंगे। मैंने कर दिया T1 साइन थीटा इज इक्वल टू T2 √3/2, और T2/2 प्लस T1 कॉस थीटा इज W। फिर मैंने T2/2 यहाँ से निकाल के यहाँ ला के डाल दिए, हम ऐसा कर दिए।
फिर मैंने T1 कॉमन ले लिया और इसको इधर लाए तो ये 2W हो गया, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। स्क्वायरिंग करके ऐड करके वो किए कार्यक्रम तो ऐसा आ गया। हाँ ये तो वही आ रहा है, tan अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। अब tan अल्फा अगर 2 है यानी cot थीटा 2 आ गया। इसको 90 होना होगा तब जाके ये 1 होगा, तब T1 मिनिमम होगा, T1 मैक्सिमम होगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गया 90 माइनस थीटा, तो tan अल्फा इज tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, और tan अल्फा की वैल्यू है 2, यहाँ से दिख रहा है, लगा डाल दिए। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2। में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका सब गलत है। हाँ अगर tan अल्फा अंदाजे से इसमें लगाए ना तो इसमें एक काम कर सकते हैं, सुनो। इसका आंसर जो ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan थीटा अगर 1/2 आ रहा है इसका मतलब ये 45 से भी कम रहा होगा। तो मुझे जो लग रहा है कोई भी ऑप्शन है। अरे एक बार कैलकुलेशन देख लो, सही किया है ना? अरे डायग्राम में कुछ गड़बड़ी किया क्या मैंने, देख लो एक बार सब। गड़बड़ी तो नहीं की है, चेक कर लो एक बार। थीटा तो लिए थे सब कुछ। अरे एक बार चेक कर लो सही है क्या सब। डायग्राम लग तो रहा है सही, मैंने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है। मुझे लगता है कि इसने तो गड़बड़ नहीं किया है। क्योंकि एंगल तो कोई आ नहीं रहा है। हाँ लिखे तो सही है, T2 sin 30 T1 cos थीटा इजकल टू इतना। T2 की वैल्यू को वहां से लाके डाल दिए तो T1 sin। हाँ 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 हाँ, ओहो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कर दिए देखो, गड़बड़ कर दिया ना यहीं से। अरे T2/2 जब निकालेंगे यहाँ से इसके लिए, तो वो T1 sin थीटा/√3 आना था, वही गड़बड़ी कर दिए हैं। चलो यहाँ से चेंज करना पड़ेगा फिर इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया ना लग रहा है मुझे। आ जाओ फिर से करके देखते हैं। तो यहीं से थोड़ा बदलाव आ जाएगा, कैसे बदलाव आएगा? ये जो है ना ये √3 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा T1 × sin थीटा प्लस √3 cos थीटा इज इक्वल टू √3W। इसको वही फॉर्म में ले जाओ, तो A² प्लस B² का रूट लोगे तो आ जाएगा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से ऐसा कहानी। आपको पता है ये साइन, ये cos 60 हो जाएगा, और ये वाला sin 60 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया 2T1 sin थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू √3W, यानी T1 आ जाएगा √3W/2 sin थीटा प्लस 60।
समझ में आ रहा है कि ये मिनिमम तब होगा जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई T1 = √3W/2। ये T1 मिनिमम आया, वैसे हमें पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हमने निकाल लिया है। और ये मैक्सिमम तब होगा जब ये एंगल 90 होगी, और ये एंगल 90 तब होगा जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। यानी PQ वाले रस्सी में टेंशन मिनिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अरे बात समझे क्या? समझी, समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ऑल्दो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। तभी तो नहीं बना। वैसे एक काम करें, इसमें एक और एक ट्रिकी तरीका लगाने की कोशिश करें, एक बार लगाते हैं, आ जाओ। अगर लगेगा ना तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तुम जो सोच रहे हो तो लगेगा भी नहीं लगेगा। ये एक्चुअल में हम लगाना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीन फोर्सेस के अंडर अगर इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्स मिलके पक्का एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। वही हम देखना चाह रहे हैं कि होगा या नहीं होगा। ये इधर ये, आओ चलो ट्राई करते हैं, हाँ। अगर होगा ना तो बड़ा मजेदार आंसर आएगा, रुक जाओ। खास करके नॉन मेडिकल वालों ध्यान से देखो, और मेडिकल वालों भी। ये तो तरीका था एकदम बेसिक वाला तरीका, एक तरीका और लगाते आओ। देखते हैं कि इस तरीके से होता है या नहीं होता है। अगर इस तरीके से होगा ना तो मन एकदम खुश हो जाएगा। ये है W, और ये आपका एंगल वैंगल दे दिया है 30 डिग्री। तब ये दे दिया है 30 डिग्री। देखो, जॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो जॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि तीनों फोर्सेस मिलके पक्का एक क्लोज्ड पॉलीगन का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें T इधर और T1 इधर। तो फिलहाल छोड़ देते हैं, असली खेल वही करेगा। आओ ध्यान से देखना। कैसे बनाएंगे डायग्राम, देख ध्यान से। ये मैंने इस लाइन को बनाया है अभी। ये एक्चुअल में W का लाइन है, ठीक है। ये लाइन मेरा W का है, ये लाइन W का है। और 30 वाला लाइन ये है। ये लाइन मेरा जो है, ये 30 मतलब ये 60 वाला लाइन ये वाला है। सॉरी 30 है ना। ये 30 लाइन है, वो 60 लाइन है, इसका मतलब। अब देखो, अब तीसरे को ऐसा बनना है कि वो क्लोज पॉलीगन बना है, तो बनने को वो ऐसा बन सकता है, देखना। ऐसा, या ऐसा भी बन सकता है। बनने को ऐसा भी बन सकता है, बनने को ऐसा भी बन सकता है। अगर सब बातों को ध्यान से आप देखें तो समझ में आ रहा है कि हमको इसको मिनिमाइज करना है। तो मेरा नन्हे मुन्ने एक बात बताओ, अगर हमको इसको मिनिमाइज करना है
तो इसका लेंथ हमको सबसे छोटा वाला पकड़ना होगा। सबसे छोटा लेंथ कौन सा है? बोलो। अगर आप कह रहे हो कि PQ रस्सी का टेंशन कम से कम होना चाहिए, इसका मतलब है कि PQ रस्सी में जो टेंशन आएगा उसका मॉड कम से कम होना चाहिए। और मॉड कम तब होगा जब उसका लेंथ मिनिमम होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कि लेंथ मिनिमम वाला केस कौन सा है? नहीं, ये जो नीचे है, नहीं बेटा, वो मिनिमम नहीं है। ध्यान से देख, मिनिमम ये वाला है जब ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। इससे बड़ा लेंथ ये है और इससे बड़ा लेंथ ये है, तो सबसे छोटा लेंथ यही वाला है, 3 वाला। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि PQ का टेंशन 3 के अलोंग होना चाहिए 100%। अब ध्यान से देख कितना अच्छे से आंसर आया। यानी ये जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इधर W, इधर T1, और इस पे एकदम परपेंडिकुलर अपना PQ वाला टेंशन। अब ध्यान से सुनो। तो PQ वाले टेंशन का डायरेक्शन आपको मिल चुका है। ये वाला एंगल आप कह रहे हो 60 डिग्री है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बताओ, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? दिखाई पड़ रहा है क्या? बोलो। ट्रायंगल में दिख रहा है थीटा की वैल्यू कितना? हाँ, तो देख लो आंसर आ गया। बड़ा ही ट्रिकी तरीका है ये। पूछ। और बेटा देखना, सुन सुन सुन, ये पॉइंट फिक्स है और इसका दूसरा लाइन हमको इस पे मिलना है। तो एक लाइन अगर ऐसी है, ध्यान से देख, तो लाइन आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो? ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो मिनिमम लेंथ उसी का होगा जो इस लाइन पे एकदम परपेंडिकुलर है, बाकी सब तो उससे ज्यादा है, देख। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेरे दिमाग में आया, हम लोग चल करके देखते हैं एक बार। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी क्वेश्चंस एक बार उसको ले लेते हैं। और कौन तेरा है? ऐसा कहानी है। कह रहा है एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट टू डिफरेंट एंगल्स, कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब रेंज सेम है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, और क्या है। T1 T2 जो है रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ फ्लाइट्स हैं, तो उनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों के बीच का, नहीं मतलब रेंज हमसे पूछ रहा है ना। ठीक है, आ जाओ निकालते हैं। देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई दो बॉडी को ऐसे फेंका गया कि उनका रेंज रेंज सेम है। मतलब एक को अल्फा से फेंका होगा और एक को 90 माइनस अल्फा से फेंका होगा। कंफर्म है? तो T1, इसका जो T1 आएगा वो आएगा 2V0 साइन अल्फा बाई जी। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा T2, वो होगा 2V0 साइन 90 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा बाई जी।
कह रहा है बताओ जी रेंज कितना होगा। आओ देखते हैं। अगर आपको याद हो तो रेंज का फॉर्मूला होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। तो थोड़ा और ओपन कर लो तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, है ना। चल में अल्फा लेना था, की बात नहीं। देखो अब आइडिया कैसे लगता है, तो दिख रहा है देखो वी नॉट कॉस अल्फा यहाँ पे और वी नॉट साइन अल्फा यहां से हटाएंगे तो लिखेंगे वी नॉट साइन अल्फा जहां पे आ रहा है उसको हम लिख देते हैं GT1/2 और वी नॉट कॉस अल्फा जहां से आ रहा है उसको हम लिख देते हैं GT2/2 डिवाइडेड बाई जी से जी काट लो, 2 से 2 भी काट लो, तो आंसर आ गया मेरा GT1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा रेंज हो गया। अरे बात समझे क्या, बता दो मुझे। चलो उसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज देन बॉडी मूव्स विद, ये सब पूछ रहा है। चलो आओ देखते हैं। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द टाइम। ठीक है, तो x कैन बी रिटन एज सम कांस्टेंट इनटू टी क्यूब। Velocity can be written as dx by dt and dx by dt is kx, sorry, k into 3t² यानी 3kt²। Acceleration can be written as dv by dt which can be written as 6kt। डिफरेंशिएट कर दिए, तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाई a बाई वी निकाल लो, तो a बाई वी कितना आएगा, या ऐसे भी देख लो दिख रहा है। पहले में कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी तो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है। इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो नहीं घूम सकता है। कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म एक्शन तब आता है जब एक ही वैल्यू कांस्टेंट आती है, यहाँ तो टाइम का टर्म आ रहा है। और साफ दिखाई पड़ रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगी, ए का क्या होगा। तो क्या बोल सकते हो इसमें आप, का आंसर करेक्ट कौन सा होगा बताओ जरा। बोलो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा रे। हाँ थर्ड हो जाएगा। सब वही सब है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन रे सामू, क्या बोलती है तू। क्लास थे वो भी देख ले, ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है रे। देख क्या है, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। एक रॉड ऐसे रखा हुआ है,
एक रॉड ऐसे रखा हुआ है, इनका एंगल अपने को दे दिया है, ये वाला एंगल अपने को दिया है अल्फा, और ये वाला एंगल अपने को दिया है बीटा। दोनों एंड जो है वो भाग रहे हैं, एक भाग रहा है वी से, ये वाला। तो कह रहे हैं बताओ ये वाला कितनी वेलोसिटी से भागेगा। मैंने इसका नाम कर दिया V1। अगर आपको याद हो, मैंने लॉज ऑफ मोशन में बताया हुआ है कि रॉड चूंकि रिजिड है, तो रॉड के दोनों एंड का डिस्टेंस ना कभी घट सकता है ना बढ़ सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंड की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड मस्ट बी सेम। तो ये अगर बीटा तो ये बीटा, तो ये वाला मेरा V कॉस बीटा, ये वाला V1 कॉस अल्फा, यानी V1 कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू V2 कॉस बीटा। वैसे V2 अपना V है, छोड़ दो। तो आप देख सकते हो V1 अपना आ गया, V कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। अब बोल रहे सामू, ये कॉन्सेप्ट क्लास में कराए थे कि नहीं कराए थे, बोल जरा। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में लगा ले तो एक वो टेंशन मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, बाकी तो एकदम आसान था। हालांकि टेंशन मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। आओ अनुष्का के कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कह रहा है एक ब्लॉक है M मास का जो इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, और जो फोर्स है वो टेंजेंशियल टू पाथ लग रहा है, ऐसा बोल दिया है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन टेकिंग ब्लॉक फ्रॉम बॉटम ऑफ द इंक्लाइन टू टॉप। ठीक है, देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को पढ़ लो सब एक बार। ये दे रखा है आपको θ1, ये दे रखा है आपको θ2, और ये दे रखा है आपको θ3। ये है x1, ये है x2, ये है x3। देखो कह रहा है कि फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा जब हम बॉडी को बॉटम से टॉप तक ले जाएंगे। चलो, तो बॉडी को पहले यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, फिर बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, और फिर बॉडी को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो समझ में आ रहा होगा कि जब ये बॉडी यहाँ होगी तो इसका जो फ्रिक्शन आएगा वो पीछे आएगा, और वैल्यू होगी, सबका म्यू सेम है ना, तो म्यू mg cos θ1, ये हमारा फ्रिक्शन हो गया।
और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का नाम अगर हम आर कर दें या R1 कर दें, तो यहां से यहाँ फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा। देखो फ्रिक्शन लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा 1 इंटू R1। लेकिन एक बड़ा मजेदार बात है कि R1 कॉस थीटा 1 अगर ध्यान से देखो तो x1 के इक्वल है। ये आ गया माइनस म्यू एम जी इंटू x1। अनुष्का, क्या ऐसे ही हम लोग फ्रिक्शन का वर्क डन दूसरे और तीसरे इंक्लाइन पे निकाल सकते हैं और फिर हम नेट वर्क डन निकाल सकते हैं? तो मुझे बताओ आंसर कौन सा सही होगा। अब नेट वर्क डन मुझे निकाल के दिखाओ सारे बच्चे। नेट वर्क डन सारे बच्चे कैलकुलेट करके दिखाइए। दिखाई पड़ रहा है अब तो? हाँ जी, आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? बोलो। अरे ऐसे ही इंक्लाइन का जो दूसरा पार्ट है उसमें जब वर्क डन निकालोगे तो आ जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा 2 इंटू R2। लेकिन R2 कॉस थीटा 2 x2 के इक्वल है, तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा म्यू एम जी। वैसे तो आंसर माइनस में आना चाहिए था, लिखा नहीं है तो उसकी गलती है। या तो अगर बोला होता कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन तो भी समझ में आता है, लेकिन बोला नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम। तो हम लोग आंसर ऐसे लेंगे। आ गया वो। तो आंसर आ जाएगा म्यू एम जी इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑलवेज। बोलो। नहीं, ऑलवेज नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर हम लोग जो है ना बॉडी का मूवमेंट बहुत स्लोली करा रहे हैं तभी आंसर आएगा, यानी सी आंसर आना चाहिए। हाँ, सी ऑप्शन ही आएगा। अरे अनुष्का, समझ गए क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक बार। कह रहे हैं 1.5 kg ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस surface, a horizontal force in positive direction of x-axis applied. The force is इतना इतना मैक्सिमम का एंड एनर्जी कितना होगा बिटवीन इतना इतना। तो देखो इत्तेफाक से अच्छी बात यह है कि आज ही मैंने आपको बताया है कि बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम वहीं पे होती है जहां पे बॉडी का एक्सलरेशन जीरो होता है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि बॉडी के पे नेट फोर्स जीरो किस एक्स पे होगा?
अरे आज ही बताया था ना कि बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम वहां होती है जहां पे बॉडी का एक्सेशन जीरो होता है। और तो बॉडी का एक्सेशन जीरो वहां होगा जहां बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होगा। और एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 - x², तो एफ जीरो कहाँ पे होगा? जहां पे एक्स की वैल्यू 2 होगी। यानी ये तो मालूम चल गया कि एक्स इज इक्वल टू 2 पे बॉडी की वेलोसिटी को मैक्सिमम होना है। अब आता है कितना होना है। तो कितना होना है निकालना है तो ऐसे काम करेंगे, देखिए। हम हिंट कर रहे, ट्राई करो आप। एफ की वैल्यू है 4 - x²। ठीक है। एक्सलरेशन निकाल लो तो ये हो जाएगा 4 - x²/3/2। यानी ये हो गया 8 - 2x²/3। और आपको पता है कि ए कैन बी रिटन एज v dv/dx। तो dx को यहाँ कर दो और इसको कर दो इंटीग्रेट। जब x की वैल्यू है 0, तो बोल रखा है बॉडी की वेलोसिटी है 0। और आपने ये पता कर लिया है कि जहां पे ए 0 होगा वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो 2 पे हो रहा है। तो बस जब x की वैल्यू 2 होगी तो जो v आएगा वही हमारा v मैक्स होगा। इंटीग्रेट कर लो और v मैक्स की वैल्यू निकाल लो। ट्राई करो। तो ये काइनेटिक एनर्जी पूछा था क्या? लेकिन चलो ठीक है, मैंने तो वेलोसिटी निकाल लिया। ठीक है, वेलोसिटी निकाल के फिर हाफ एम वी स्क्वायर कर लेंगे, और क्या करेंगे। एक्चुअली ध्यान दिया नहीं। ट्राई करो, बताओ क्या आ रहा है। 8/3 जो आ रहा है अनुष्का तेरा, वो भी मैक्स आया है ना? आपको तो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर कर दो।
तो उसको हाफ एम वी स्क्वायर कर दो, कितना आ रहा है देखो। अरे सॉल्व कर लो बाकी सब। वैसे ना इसको बेटा हमको ऐसे करना चाहिए था, और चालाकी से हम कर सकते थे। याद करो मैंने बताया था कि एफ एक्स ग्राफ का एरिया अगर आप निकाल लो तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो एफ एक्स ग्राफ का एरिया यानी कि एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से 2 तक अगर हम कर दें, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो आएगा वही हमारा के ई मैक्स हो जाएगा। और आप क्या करते, जहां जहां पे एफ आ रहा है वहां पे डाल देते इसको। तो सॉल्व कर लो, एक बार में के ई मैक्स आ जाएगा। अरे आ गया ना आंसर, देख लो। वैसे ऐसे भी आ जाएगा। एफ एक्स ग्राफ का एरिया अपने को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और बाद वाला जो है हम निकाल लिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है एक यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग हैज लेंथ ए व्हेन टेंशन इज T1, लेंथ A2 व्हेन टेंशन इज T2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग इट। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, सुनो। जहां पे कह रहा है ना ये इलास्टिक स्ट्रिंग, आप एज्यूम कर सकते हो कि वो स्प्रिंग है। हम जैसे जैसे बोलते हैं ना वैसे वैसे आप करते जाओ। नीचे लिखो, लेट नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ऐसे लिखो, लेट नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज L। आप ऐसा मान लो, लेट नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग इज L। तो ध्यान से देखो, कह रहा है कि लेंथ जब A1 है, तो लेंथ अगर A1 है और नेचुरल लेंथ अगर L है, इसका मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन रहा होगा A1 - L। और K इंटू A1 - L मस्ट बी इक्वल टू T1, ऐसा बोल रखा है। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या, हम जो बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ अगर L है, तो अभी स्प्रिंग का लेंथ A1 दिया है, तो इलोंगेशन होगा A1 - L का। और उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, मतलब टेंशन आ गया। हाँ जी बोलो। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी K टाइम्स ऑफ A1 - L। बोलो सही है क्या इक्वेशन? अरे बोलो अनुष्का, तेजस सही बोल रहे हैं नहीं? अरे हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग या इसको स्प्रिंग मान लो ना, कि नेचुरल लेंथ उसका अगर L है, बाद में लेंथ अगर A1 है, तो A1 - L कर दिए तो इलॉन्गेशन आ गया।
तो के इंटू एल, के इंटू ए वन माइनस एल कर दिया, वो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वो टी वन हो गया। वैसे ही जो अगला जानकारी है उसको पकड़ो। कह रहा है कि लेंथ ए टू है जब टेंशन टी टू है, यानी टी टू कैन बी रिटन एज के टाइम्स ऑफ ए टू माइनस एल। लेंथ ए टू टी टू कैन बी रिटन एज के इंटू ए टू माइनस एल। क्लियर है ये बात? अब कह रहा है कि बताओ जीरो से ए वन प्लस ए टू इलांगेट करने में कितना वर्क परफॉर्म करना होगा। तो आप जानते हो कि स्प्रिंग को अगर एक्स अमाउंट से इलांगेट करना है तो आपको कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ता है, कुछ याद है क्या? अगर एक स्प्रिंग को एक्स अमाउंट से इलांगेट करना है तो वर्क डन करना पड़ता है हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी आपको पूछा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो हाफ के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। यानी आपको निकालना है हाफ के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। ए वन प्लस ए टू ही है ना? हाँ, ठीक है। तो अब सुनो, यानी कि आपको निकालना है W इज इक्वल टू हाफ के ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। अब जो जो जानकारी आपके पास है, उसको यूज करते हैं हम लोग। कैसे यूज करेंगे देखो। के टाइम्स ऑफ ए वन माइनस एल इज वन, के टाइम्स ऑफ ए टू माइनस एल इज टी। ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है अपने को। एक तो हमको एल नहीं चाहिए, एल हमको दिया हुआ नहीं है। तो पहले तो हम एल को हटाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि एल नहीं हटेगा तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो आंसर किसके टर्म में चाहिए वो एक बार देख लेते हैं, रुको। के है कि नहीं? के भी नहीं है, के को भी हटाना है हमको। तो अपने को के को भी हटाना है और एल को भी हटाना है। तो के और एल दोनों को हटाना है। कैसे हटाएंगे बताओ जरा, दिमाग लगाओ। ऐसा कर लेते हैं, सुनो, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देखो क्या करो, ए वन माइनस एल को लिख दो टी वन बाई के, इसको कर दो टी टू बाई के, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। ए वन माइनस ए टू आ जाएगा टी वन माइनस टी टू बाई के, यानी के की वैल्यू आ गई टी वन माइनस टी बाई ए वन माइनस ए टू। इस के की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दो। डाल दो जरा, क्या आ रहा है? जहां जहां के आ रहा है वहां पे डाल दो। नहीं 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 नहीं, 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 मैंने गड़बड़ी कर दिया ना एक। नहीं, इसमें मैंने क्या किया है, नेचुरल लेंथ से इतना लेके जाना है ना। हाँ, गड़बड़ कर दिया मैंने। रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ है गड़बड़ है, रुक जाओ। एक्चुअली कह रहा है कि हमको नेचुरल लेंथ से ए वन प्लस ए टू करना है। तो इलांगेशन कितना हुआ? इलांगेशन तो हुआ ए वन प्लस ए टू माइनस एल। मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो वर्क डन जो आएगा, वर्क डन आएगा यहां से, देखो थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इतना माइनस एल का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो क्या करते हैं, देखो के की वैल्यू तो हम निकालनी है, के को डाल देंगे। अब एल हमको नहीं मालूम है, एल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एल निकालने के लिए एक उपाय तो ये भी है कि इन दोनों को ऐड करने से बात बनेगा नहीं। ऐड करेंगे तो यहाँ 2l आ जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए, हमको l चाहिए। तो एक काम और कर लो ना, देखो इस k की वैल्यू को निकाल के लाके यहाँ डाल दो, उससे l आ जाएगा। उस l को लाके यहाँ डाल दो, तो l मालूम, k मालूम, तो w आ जाएगा। पुट करो। देखो ना ऐसा आ जाएगा। a1 माइनस एल सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो a1 माइनस एल इज T1/k, और k की वैल्यू यहाँ से डाल दो, पर चला जाएगा a1 - a2। अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, है ना, आ जाओ। तो हाफ को हाफ छोड़ दो, जहां जहां के आ रहा है वहां इसको डाल दो। और a1 - एल की जगह पे इसको पुट कर दो। क्या आएगा, T1 a1 - a2 /T1 - T2 प्लस एक a2 और रह गया है, और इसका स्क्वायर करना है। देखो तो कुछ कटेगा क्या, हाँ कट रहा है ना, T1 a2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हाफ। देखो T1 - T2 का स्क्वायर यहाँ भी और नीचे भी आएगा, तो उसको हटा दो, ऊपर क्या बचेगा देखो, T1 a1 - T2 a2 बाई T1 - T2 तो कट ही गया, इतने का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 - a2 का होल स्क्वायर, इतना आंसर आ जाएगा। देखो तो कौन सा मैच कर रहा है। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे कैलकुलेशन, लेकिन तरीका यही है। अरे मेथड समझ गए क्या। अरे मेथड आ गया सबको। एक बार फ्रेश कैलकुलेशन करके देखो, ट्राई करो एक बार। तेजस जी एक बार फ्रेश कैलकुलेशन करके देखिए।
ठीक है ना, इसको आप ट्राई करके देख लो। अगले दिन हम लोग थोड़ा और भी आपके जो डाउट्स हो भेज देना। लेकिन हम लोग सेंटर ऑफ मास की कहानी शुरू करेंगे। बड़े बड़े चैप्टर्स है, इनका वेटेज बहुत है। अभी तक आप जो भी फिजिक्स पढ़े हो उसका वेटेज 10% का था। अगला सेंटर ऑफ मास है, अकेले चैप्टर का वेटेज है 8%। उसका अगला चैप्टर रोटेशन, उसका वेटेज है 10%। इसलिए इनको जरा ताकत लगा के मेहनत करके ईमानदारी से पढ़ें। डेली का डेली जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसके बेसिस पे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है उसको करने का कष्ट करें। बात समझे तेजस जी? हेलो? हेलो? तो और थोड़ा सा एब्सेंट, सामू जी थोड़ा एब्सेंट कम हुआ करें। और अगले चैप्टर में तो एब्सेंट भूल से भी मत होना, वरना परेशान हो जाओगे, मैं पहले बता रहा हूँ। पास तो और डाउट्स नहीं है तो यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं आज, ठीक है ना? अगले दिन से शुरू करेंगे आगे की कहानी। आज यहीं पे छोड़ देते हैं। तो नोट्स जनरेट कर देते हैं।